जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम सब कल के क्लास में बच्चों प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न कवर कर चुके थे। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि इनके प्रश्न किस आधार पर सॉल्व होंगे। पहले इनके बेसिस जानकारी ले लेते हैं कि ये होता क्या। तो इसमें सबसे पहले हमको प्रश्नावली 1.3 में बच्चों पढ़ना है प्रमेय 1.3। तो इसके पहले हम सब प्रमेय 1.2 तक पूरा पढ़ चुके हैं। तो इस प्रश्नावली 1.3 में हमको सबसे पहले प्रमेय पढ़ना है। ठीक है, हमको पता है कि बच्चे प्रमेय देखकर घबरा जाते हैं, तो लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, अगर आप प्रेम से अगर ध्यानपूर्वक प्रमेय पढ़ते हैं तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और प्रमेय के ही द्वारा हमारे जो सवाल जो होते हैं वो सॉल्व भी होते हैं उसी प्रमेय के द्वारा। ठीक है, प्रमेय जानना जरूरी होता। तो आइए देखिए प्रमेय 1.3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है, यदि P जो है a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, प्रमेय नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए क्या कह रहा है प्रमेय, ध्यान से पढ़िए। प्रमेय कह रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P जो है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं कि वह संख्याएं जो स्वयं से कटें या फिर एक से विभाजित हों। ठीक है, अभाज्य संख्याएं पहले क्या होती हैं इसको जान लेते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती हैं कि वह संख्याएं जो स्वयं से या एक से विभाजित हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर हुआ बात। अभाज्य संख्याएं का हमने परिभाषा लिख दिया है। वे संख्याएं जो स्वयं से या फिर एक से विभाजित हों, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं पता चल गया। कहने का मतलब अभाज्य संख्याएं या फिर वो खुद से कट सकती हैं, विभाजित हो सकती हैं, या फिर उसे एक काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। जैसे अगर हम जैसे बात करें तो जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये सब देखो, इसको 2 के अलावा और कोई काट सकता है या फिर एक काट सकता है। 3 को अगर विभाजित करें तो 3 सिर्फ 3 से कटेगा, इसको 3 ही काट सकता है या फिर एक काट सकता है। ऐसे सभी संख्याएं हैं। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रमेय में क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। तो P हमने मान लिया एक अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या, इसमें से कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे अभाज्य संख्याएं होते हैं। तो कोई एक अभाज्य संख्या है, बहुत सारे अभाज्य संख्या है। कह रहा है यदि P a² को विभाजित करता है। a² क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 so on सभी क्या है? धनात्मक पूर्णांक ही है ना। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक चले जाइए, ये सभी क्या है? धनात्मक पूर्णांक। कह रहा है कि अगर a² को विभाजित करती है तो वह P जो है a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लीजिए, हमने कुछ मान लेते हैं यहाँ पर, माना है ना, माना हमारे पास अभाज्य संख्या हमने मान लिया, ध्यान से समझेंगे। माना अभाज्य संख्या हमने मान लिया, जो हमारे पास अभाज्य संख्या है वो है, मान लीजिए इसी में से कोई ले लेते हैं, मान लीजिए 5 है। हमने मान लिया कि हमारे पास अभाज्य संख्या 5 है। वो अभाज्य संख्या क्या है? 5 है, हमने ले लिया। ठीक है, और कोई एक पूर्णांक संख्या ले लीजिए। हमने मान लिया कि पूर्णांक संख्या तथा माना पूर्णांक संख्या, हमने मान लिया कोई एक पूर्णांक संख्या ले लिए, कुछ ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 से कुछ भी एक पूर्णांक संख्या ले लिए, 10 11 12 जो भी समझ में आए। तो हमने मान लिया कि माना पूर्णांक संख्या 10 है। माना एक पूर्णांक संख्या कितना है? 10 है। तो ये हमने मान के काम कर लिया है। ठीक है, अब
इस पे अप्लाई करो जो ये प्रमेय कहना चाह रहा है 1.3। क्या यह बात सही है? अगर सही है तो बहुत काम में आएगा, आगे हर प्रश्न में यूज होगा, देखिएगा। तो इसमें कह रहा है हमने मान ला एक अभाज्य संख्या 5 है और पूर्णांक संख्या 10 है। कह रहा है कि जो p है, और यही तो अभाज्य संख्या को हमने p माना है, यही तो आपका p है। ये क्या है? ये आपका p है, हमने मान लिया ये क्या है? p है। अभाज्य संख्या ही p बोला है तो हमने p बराबर 5 ले लिया, अभाज्य संख्या ही तो है। अब कह रहा है कि a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो a बराबर हमने क्या ले लिया? a हमने क्या ले लिया? 10 ले लिया। और ये क्या? धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या 10 भी तो धनात्मक पूर्णांक संख्या ही है, ठीक है, बात सही है। अब कह रहा है कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब जो p है p a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब a स्क्वायर बटे p। ये विभाजित होता है कि नहीं, पहले इसको चेक करो। a की वैल्यू कितना है? 10 है, तो चलिए 10 का वर्ग कर लेते हैं, और बटे p की वैल्यू कितना है? 5 है। यानी कि इसको हल करेंगे तो दाम 100 हो जाएगा, और बटे 5 इसको भाग करेंगे आएगा कितना? 20 आ जाएगा। कहने का मतलब ये विभाजित हो रहा है, कन्फर्म है, यह बात तो सही निकल गया। अब अगला कह रहा है कि क्या p a को विभाजित करेगी, मतलब p जो है a को भी विभाजित करेगी। इसको भी चेक कर लेते हैं कि p a को विभाजित कर रहा है कि नहीं, यहीं पर चेक कर ले रहे हैं। तो कह रहा है कि जो p है a को विभाजित करेगा, तो a बटे p एक बार देख लीजिए, यहाँ पर वर्ग नहीं लगाया, कह रहा है a जो है p को विभाजित कर रहा है, तो सॉरी p जो है a को विभाजित कर रहा है, तो a हमको a में भाग करेंगे p से। a की वैल्यू कितना है? 10, p की वैल्यू कितना है? 5, तो ये भी कट गया, कितना आ गया? 2। इसका मतलब ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। यह जो प्रमेय लिखा गया है एकदम साफ साफ सही लिखा गया है, प्रमेय 1.3। इसका कहने का मतलब यही है कि कोई भी अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक के वर्ग को विभाजित अगर कर रहा है तो वह उसके वर्ग को नहीं बल्कि जो वर्ग हटा दें सिर्फ a को भी विभाजित करेगा। अगर यहाँ से हम वर्ग हटा दें तो यह 10/5 बन रहा है, इसका मतलब उसके वर्ग को अगर विभाजित कर रहा है तो वह अकेले को भी विभाजित करेगा। बात समझ में आया? तो ये था आपका प्रमेय नंबर 1.3। हमारे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रमेय नंबर 1.3 कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। कोई अभाज्य संख्या है, अगर वो किसी पूर्णांक संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो उस पूर्णांक संख्या के वर्ग को नहीं बल्कि सिर्फ पूर्णांक संख्या को भी विभाजित करेगा। यह बात सही है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इससे द्वारा आपको क्लियर हो गया होगा ये बातें जो हमने लिख दिया, ठीक है। तो चलिए अब इसको रब कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब देखेंगे कि प्रमेय 1.4 क्या कहना चाह रहा है। प्रमेय 1.4 क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में ये समझ लीजिए अभी तक जितने भी कक्षा 10 के एग्जाम हुए हैं एक न एक प्रश्न इस टाइप का 100% पूछा गया है, 100%, ठीक है। तो अंडर रूट कह रहा है प्रमेय नंबर 1.4। असल बात ये सवाल ही है, सिर्फ प्रमेय नाम दे दिए हैं, बस सवाल ही है। इस टाइप के सवाल को बच्चे बहुत डरते हैं लगाने में, है ना। लेकिन देखिए अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक सवाल, दो सवाल लगाते, बस 2 ही सवाल लगाते लगाते आपके एकदम कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इस प्रमेय में कह रहा है कि प्रमेय 1.4 ये कह रहा है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं? जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। प्रमेय अपरिमेय पूर्ण संख्या, संख्याएं के बारे में हम पहला जो क्लास लिए थे कक्षा 10 का उसमें हम सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा फिर। तो चलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है। कहने का मतलब हम अगर ये अपरिमेय संख्या है इसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। तो अगर इसको देखिए, अगर अंडर रूट 2 को आप परिमेय संख्या सिद्ध करना चाहते हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसको पहले हम मान के चलेंगे इसका उल्टा कोई चीज़ें। जैसे मान लीजिए अपरिमेय सिद्ध दिखाना चाह रहा है तो हम इसको मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है नहीं, लेकिन मान के चलेंगे और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या बन जाता है, ठीक है। कैसे, अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लेकिन पहले इसको जान लेते हैं कि अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं, 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है। अंडर रूट 2 जो है इस टाइप के प्रश्न, 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, है ना। पहला प्रकार का जो फर्स्ट प्रकार का है, फर्स्ट प्रकार का प्रश्न यही आएगा। जैसे अंडर रूट 2 तो दिया ही है, ये हो गया अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 11 हो गया। ये इस टाइप के प्रश्न आएंगे, है ना। इस टाइप के एक प्रश्न आए, है ना, इस टाइप के एक प्रश्न हो जाते हैं। मतलब
इसमें दो टाइप के प्रश्न बनेंगे जिसमें अपरमेय और परमेय सिद्ध करना होता है, ठीक है। और दूसरे टाइप का प्रश्न ये है, सेकंड टाइप का, जिसमें दो लोग मतलब दो परमेय संख्याएं अपरमेय संख्या एक साथ जुड़े होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा, ऐसे कर दें तो 3 + 2√3 बोल दें, ठीक। या फिर एक तो इस टाइप का हो गया, एक तो हो जाएगा आपका 2√5, इस टाइप का एक सवाल हो सकता है। और अगला अगर देखें, जैसे आ गया 1/√, या 2√3 लिख दे रहे हैं, 2√3, इस टाइप का एक प्रश्न आ जाएगा, है ना। ये सभी दो अपरमेय संख्याएं के रूप का है, ठीक है, ये सभी। तो इस टाइप का भी बन सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें इस टाइप का एक प्रश्न होगा, एक तो इस टाइप का प्रश्न होगा। क्लियर हुआ बात। तो दो टाइप के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वाले टाइप का, मतलब जिसमें सिंगल हो, ठीक। इस टाइप के पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ताकि जगह मिल जाए थोड़ा से, है ना। इसको मिटा रहे हैं पूरा। तो लिख दे रहे हैं एक बार, परमेय 1.4 क्या था, √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक। इसको आपको सिद्ध करना। तो देखिए बच्चों, एकदम ध्यान से एक एक वर्ड सुनिएगा, और अगर एक सवाल कर ले गए ना तो वो वास्तव में कह रहे हैं आपको कंसेप्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा, और उस टाइप के प्रश्न ही नहीं भूलेंगे। तो चलिए आओ देखते हैं। चलिए इसका उत्पत्ति कैसे करेंगे। कह रहा है कि √2 एक अपरमेय संख्या। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो √2 दिया है एक ये परमेय संख्या है। हम उल्टा काम करेंगे, है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि माना √2 एक परमेय संख्या है। अच्छा, अगर कोई परमेय संख्या होती है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बात सही है। कहने का मतलब ये P/Q के रूप का होगा, मान लेते हैं ना। तब हम लिख सकते हैं इसे √2, जो √2 है उसको हम लिख सकते हैं P/Q। बताओ, इतना बात समझ में आया। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ आपको पता होगा कि हम जो P और Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होता। क्यों? अगर इसको हर हम 0 बना देते हैं तो ये इन्फिनाइट हो जाता है, मतलब अपरिभाषित हो जाता है, इसका कोई वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, अपरिभाषित है ऐसा बोलिए। तो अगर नीचे हम 0 रख दिए तो इसका काम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यह क्या, परमेय संख्या रही नहीं गया, अपरिभाषित हो गया। इसीलिए यहाँ पर Q बराबर नॉट इक्वल टू, Q 0 के बराबर कभी नहीं होगा, इसको याद में रखिए, ठीक है। लेकिन जो P और Q है एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तथा जो P और Q है, P व Q सह अभाज्य संख्या है। तो एक एक चीज़ें ध्यान से देखेंगे। हमने क्या माना, जहाँ Q जो है नॉट इक्वल टू 0 और P और Q एक सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अब ये पहले समझ लो। सह अभाज्य संख्याएं होती हैं जिन दो संख्याओं का मासा केवल एक प्राप्त हो। सीधी सीधी बात समझिए, जिन दो संख्याओं का मासा मतलब HCF केवल एक प्राप्त हो, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। बात समझ में आया, ठीक।
ठीक है, क्लियर बात। जिन दो संख्याओं का HCF यानी कि इसका कहने का मतलब ये होगा, अर्थात P व Q का HCF जो होगा वो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा, ये समझिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो HCF होगा P और Q का वो 1 होगा, इसलिए हम इसको सह-अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए 4/12 है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर इसको हम काट पीट के लिख दें तो ये सहभाज्य संख्या बन जाएगी। जैसे 4 के 4 और 4 तिहाई 12, तो ये जो संख्याएं हमको प्राप्त हुआ है 1/3, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। या फिर अगर हम बोल दें, जैसे मान लीजिए 2 और 3, यह भी एक हमारा क्या है? सहभाज्य संख्या है, क्योंकि अगर इसका मासा निकाला जाए, HCF निकाला जाए तो 1 प्राप्त होगा। ठीक है, बात समझ में आया इतना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे हो जाएगा √2Q बराबर P, या फिर हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर लिख सकते हैं P/√2। ठीक, अब करेंगे वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर। तो अगर इसका हम वर्ग कर दें, अगर हम इसका वर्ग कर दें तो ये क्या मिल जाएगा आपका? Q⁻2 बराबर P⁻2/2। ठीक है, बात समझ में आया? अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से यहीं से समझने वाली बात है, क्योंकि Q जो है, P और Q एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब एक पूर्णांक संख्या है। जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक ही संख्याएं तो होंगी, है ना। जैसे हमने कहा कि 3 और 2 क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है, और इनका जब मासा निकालोगे 1 ही तो प्राप्त होगा। यह सहअभाज्य संख्याएं भी हैं और पूर्णांक संख्याएं भी हैं। तो सहभाज्य संख्याएं ही क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं, या पूर्णांक संख्याएं ही क्या होती हैं? देखिए यहाँ पर सहअभाज्य संख्या जो होती हैं वो वास्तव में पूर्णांक संख्याएं होंगी, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो चलिए तो लिखेंगे कि जो Q है हमारे पास एक पूर्णांक संख्या है, तो लिखेंगे Q एक पूर्णांक संख्या है। तो हमने यहाँ पर बात कर लिया था कि Q जो है एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए Q² भी एक पूर्णांक संख्या होगा। एक पूर्णांक संख्या होगा। क्लियर बात इतना? अगर Q² एक पूर्णांक संख्या है तो Q² किसके बराबर है? P²/2 के। किसके बराबर है? P²/2 के बराबर है। इसका कहने का मतलब ये हो गया, इसलिए जो आपका P²/2 है, P²/2 भी एक पूर्णांक संख्या होगा। भी एक पूर्णांक संख्या होगा। क्लियर बात ना? अच्छा, अगर P²/2 भी एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि P² 2 से भाज्य है ना। P² जो है P²/2 लिखा है, इसका मतलब P² जो है 2 से भाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए P² 2 से भाज्य है। भाज्य का मतलब पूरा कटने वाला है, भाज्य है। इसलिए अगर P²/2 भाज्य है तो इसका भाई प्रमेय नंबर 1.3 पढ़ चुके हो, प्रमेय नंबर 1.2 पढ़ चुके हो कि अगर किसी अभाज्य संख्या, है ना, कोई अभाज्य संख्या पूर्णांक संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह पूर्णांक संख्या उस अभाज्य संख्या से भी विभाजित होगा। प्रमेय नंबर 1.3 में अभी पढ़े थे। ठीक है, तो कह सकते हैं इसलिए जो P होगा, है ना, जो P होगा वो भी 2 से क्या होगा? 2 से भाज्य है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया।
यही इतना समझने वाली बात है भैया, ये जो हमने लिख दिया इतना चीज़ें, क्योंकि क्यू एक पूर्णांक संख्या है इसलिए क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि क्यू स्क्वायर पूरा ये इसके बराबर है इसलिए पी स्क्वायर बटे दो भी एक पूर्णांक संख्या होगा। कहने का मतलब है पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसका मतलब पी भी 2 से विभाज्य है प्रमेय नंबर 1.3 से, चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमेय 1.3 से। अभी अभी इसके बारे में हमने चर्चा किया था प्रमेय 1.3 से। चलो भैया इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसको समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं, ये जो हमारे पास है इसको हम समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं। अब समझो अगर ये पी स्क्वायर बटे 2 से विभाज्य है, कहने का मतलब अगर p बटे 2 को हम विभाजित करेंगे है ना, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही जरूर। यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, p जो है 2 से क्या है विभाज्य है, तो अगर p बटे 2 हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर इसको हम p बटे 2 को विभाज्य करेंगे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, ठीक है, वो भी एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा, क्योंकि पूरा विभाज्य है प्रमेय नंबर 1.3 से। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि p बटे मान लेते हैं कि p बटे 2 बराबर a आ रहा है, इसको विभाज्य करने पर a आ रहा है, हमने मान लिया, और a एक पूर्णांक संख्या है, a एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो हमने क्या लिखा कि ये जो p a से विभाज्य हो रहा है, कहने का मतलब अगर p को a से भाग करो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो हमने मान लिया कि p बटे 2 को जब विभाज्य कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, a आ रहा है, ठीक है, a प्राप्त हो रहा है। तो अब इसका तनी गुणा करा लो, इसका गुणा यहाँ करा लो, है ना। ये इसका गुणा जब यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, p बराबर 2a, है ना। p बराबर कितना आ गया, 2a आ गया। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब ये जो यहाँ पर p का मान रखे हैं, यहाँ से समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। तो लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख लो भैया, 1 यहाँ है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर p का स्थान पे यहीं रखेंगे, तो हो जाएगा 2a की पावर 2 हो जाएगा, और अपान में यहाँ 2 हो जाएगा। यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4a की पावर 2 अपान 2, यानी कि जो क्यू स्क्वायर आया है वो कितना आया है, यहाँ से 2a का स्क्वायर, कितना आ गया, 2a का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया। ये हमने क्या निकाला, क्यू स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 हो चुका था, इसको हम 3 नाम दे रहे हैं। चलो 3 नाम दे रहे हैं, इसको थोड़ा से सॉल्व कर लीजिए पहले इसको। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो कितना मिलेगा, ये यहाँ पर भाग आ जाएगा इसके साथ। इसको हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर a स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इसको हम समीकरण नंबर 3 दे रहे हैं, ये आपका समीकरण नंबर हो गया 3, ठीक है। अब फिर वही काम करेंगे, क्यों हमारे पास एक अभाज्य संख्याएं थी, यहाँ पर माने थे क्यू नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्यू जो है, ए जो है हमारे पास एक पूर्णांक संख्या है, इसको पहले हम मान चुके थे। यहाँ से देखिएगा, फिर यही चीज़ें यहाँ पर विस्थापित करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए एक पूर्णांक संख्या है, ए एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ए क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए या क्योंकि लिखेंगे, अब लिखेंगे इसलिए ए स्क्वायर एक
पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। और इसलिए क्यू स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक संख्या होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि क्यू स्क्वायर बटे 2 मतलब 2 जो है क्यू स्क्वायर 2 से पूरा क्या है, विभाज्य है। तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। इसलिए क्यू भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। कहाँ से? परमेय अभी पढ़ चुके हो 1.3 से, परमेय 1.3 से ये पढ़ चुके हो। तो इतना बात समझ में आया? ठीक है, यही चीज़ें देखो विस्थापित हो गया, 2 बार यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे वही काम फिर करना है कि अगर a 2 से विभाज्य, q अगर 2 से भाज्य है तो हम इसको लिख सकते हैं कि माना कि q बटे 2 को जब भाज्य किया गया वो आ गया b, कोई संख्या प्राप्त होगा जब भाग करेंगे, और b एक पूर्णांक संख्या है, लिख दे रहे हैं, ठीक है, संख्या है। तो अब यहाँ से हम b की वैल्यू अगर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, देखिए q की वैल्यू 2 का गुणा यहाँ कर देंगे तो q बराबर कितना हो जाएगा, 2b। q बराबर कितना हो जाएगा, 2b। और ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर कितना, 4। अब थोड़ा से समीकरण 2 और 4 को ध्यान से देखो। समीकरण 2 और 4 को थोड़ा ध्यान से देखो। 2 हमारे क्या था, p बराबर 2a, और q क्या था, बताओ q क्या था, 2b था। अब कंसेप्ट यहीं पर समझने वाली बात है। a क्या था, p और q क्या था, p और q सभाज्य संख्याएं हैं। हमने शुरू में बोल दिया था, मान के काम किया था कि √2 एक परमेय संख्या है और जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जो हमारे पास p बटे q है वो एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब यही होता है कि उसका HCF 1 होगा। अब यहाँ पर क्या मिला, 2 और 4 से जब हमने p और q का मान निकाला तो यहाँ से क्या पता चला कि इसका जो अभाज्य संख्या आ रहा है ना, इसके पास जो HCF आ रहा है, कॉमन उभयनिष्ठ है ना, मतलब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब HCF जो P और Q का जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब इसका HCF 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर सहभाज्य संख्या नहीं है तब इसको हम P बटे Q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। अगर P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हो तो इसका मतलब √2 जो है एक परमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, इसको हम पहले हम गलत मान के फिर उसको हम सही के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो आओ यही बातें यहाँ पर लिख देते हैं। अब लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। अब लिखेंगे समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से, 2 और 4 से यह स्पष्ट है कि जो 2 है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है,
अतः P व Q जो है एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, P व Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना जो हमने पहले माना था, है ना, पूर्व कल्पना किया था कि यह एक सहअभाज्य संख्या है, लेकिन जो हमारी यह पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः √2 जो हमने माना था एक परिमेय संख्या, ये क्या निकला, अपरिमेय संख्या लिख रहा। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना जो है, हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। तो इस प्रकार से हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इतने विस्तार में लिखवाए हैं, है ना। कुछ जगह क्या मिलता है, यहाँ से 2-3 लाइन गायब रहेगी और यहाँ से 2-3 लाइन गायब रहेगी, और इतना ज़्यादा ना लिखकर शॉर्टकट में लिख देते हैं। लेकिन हम आपको समझाने के लिए इतने विस्तार में बताए हैं अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये था आपका परिमेय 1.4। ठीक है, तो चलिए ये इसी परिमेय के साथ ये क्लास स्टॉप लेते हैं, और हम सब अगले क्लास में जो है इसके उदाहरण देखेंगे। प्रश्नली 1.3 के कुछ उदाहरण हैं, उनके उदाहरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगा हो बच्चों, एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।